नमस्कार। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 की यानी कांग्रेस प्रणाली की जो चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो राजनीतिक उत्तराधिकार की जो चुनौती रही उसके बारे में इस अध्याय में हम बात करेंगे। तो 1964 की मई में नेहरू जी की मृत्यु हो गई और वे पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से काफी बीमार थे। और इससे जो नेहरू की राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बड़े अंदेश लगाने लगे कि कौन होगा अब नया नेता। तो भारत की जब हम बात करें, भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर इस देश में होगा क्या। तो भारत से बाहर के बहुत से लोगों को संदेह था कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम नहीं रह पाएगा और भारत के लिए लोकतंत्र को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और एक और सवाल जो उठ रहा था, यह भी आकांक्षा थी कि बाकी बहुत से न स्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा। असफल रहने की सूरत में बेहतर कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर जाएगी। और इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर भी संदेह था कि देश के सामने बहुविधि कठिनाइयां आ पड़ी हैं और किस तरीके से इसका समाधान हो। तो 1960 के दशक को काफी ज्यादा खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि से सवाल अभी अनसुलझे रहे थे। तो जो नया स्वतंत्र देश था उसके लिए इन चीजों को संभालना काफी मुश्किल था। जब भी हम बात करते हैं कांग्रेस प्रणाली की, उसकी चुनौती की और पुनर्स्थापना की, तो राजनीतिक जो पूरा एक जो समय रहा है, कांग्रेस ने काफी लंबे टाइम तक भारत को रूल किया है। और 1960 का दशक भारत के लिए इतिहास में एक सबसे जरूरी दशक माना जाता है। 1970 का दशक के एक बेहद खतरनाक था, जैसे कि हमने बात करी। जिस समय जो चुनौतियां भारत के सामने थी वो थी किस तरीके से गरीबी को देश से मिटाया जाए। उसी के साथ साथ एक और सबसे बड़ी चुनौती जो भारत झेल रहा था वो ये था कि गैर बेरोजगारी और उसी के साथ साथ जिस तरीके की जो कंडीशन भारत में बन रही थी, और उस तरीके से देखा जाए तो एक खाद्य संकट भी भारत में उत्पन्न हो गया। तो एक तरीके से एक नया दौर आने वाला था और उस नए दौर में भारत के लिए कुछ नई चुनौतियां खड़ी हुई। तो नेहरू के बाद जब शास्त्री जी की बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की और दो दिग्गज प्रधानमंत्रियों की जो मृत्यु हो गई, और किस तरीके से नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने कमान संभाली। नेहरू जी की अगर बात करें तो उनका जन्म जो है 14 नवंबर को इलाहाबाद यूपी में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 मई 1964 में नई दिल्ली में हो गई। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अगर कुछ बात करें उनकी पुस्तकों की, जो पुस्तकें वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, वो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एन ऑटोबायोग्राफी इन 1936। नेहरू जी के उत्तराधिकारी बड़ी आसानी से चुन लिया गया और उनके उत्तराधिकारी बने लाल बहादुर शास्त्री। इंडिया के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर के रूप में निभर कर आए। नेहरू जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज में अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह काफी मशविरा किया। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं और शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के इफ्तार नेता चुने गए और इस तरीके से वे देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं उठा था। अपने आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते नजर आए और शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांतों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहे। एक दफा एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए रेलवे मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो भारत ने लाल बहादुर शास्त्री में जो है एक नया नेता देखा और 1964 से 60 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन इस छोटी सी अवधि में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का जो सामना किया। अपने आखिरी सालों में नेहरू ने उन पर ज्यादा से ज्यादा जब निर्भरता दिखाई, तो इस बात का भी पूरी तरीके से लोगों को विश्वास हो गया कि लाल बहादुर शास्त्री एक जिम्मेदार इंसान है। वहीं पे शास्त्री जी के काल में लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो हम बात करें, उनके काफी सारे काम किए।
साथ ही मानसून के फसला से देश में सूखे की जो स्थिति थी, कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आन पड़ा था। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा। इसके बारे में आपने जो हमने पढ़ा है, 1965 का जो युद्ध है वो एक ऐसा युद्ध रहा जो भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा युद्ध निकल के सामने आया। शास्त्री जी ने जो नारा दिया वो था जय जवान जय किसान। तो प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे और 10 जनवरी 1966 को तशकंद से में अचानक उनका देहांत हो गया। तशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने, उसे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए थे। लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी के बारे में अगर हम बात करें तो 1930 से स्वतंत्र आंदोलन में उनकी काफी भागीदारी रही। यूपी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के महासचिव का उन्होंने पदभार संभाला। वहीं पे 1951 से 56 तक केंद्रीय मंत्रिदल में मंत्री पद पर रहे और उसी दौरान रेल दुर्घटना में जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी ली और फिर अपना इस्तीफा दे दिया। वहीं पे 1957 से 64 के बीच भी मंत्री पद पर रहे और जो उनका नारा है जय जवान यानी जवान जो भारत के लिए बहुत बड़ा काम करता है, वहीं पे किसान एक काफी मशहूर नारा बन गया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो जब भी किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु अचानक कार्यकाल के दौरान हो जाए और तत्काल में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति संभव ना हो, तो ऐसी स्थिति में जब तक प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता तब तक के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। तो भारत में सबसे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने थे और नेहरू के बाद भी और शास्त्री के बाद भी भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ही थे। तो उनकी एक यहाँ पे एक अहम भूमिका रही भारत को इस दौरान में संभालने की। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा हुआ और इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच एक कड़ा मुकाबला हुआ। मोरारजी देसाई मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वे मंत्री पद पर ही रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरते वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी और शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। और यहीं पे अगर बात की जाए इंदिरा गांधी की, तो इस दफा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। ऐसे में फिर से एक जो सवाल उठ के आया कि ऐसे में कि कांग्रेस के सांसदों में गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया और उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया था। और नेतृत्व के लिए जो गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया और इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा जाने लगा। चौथे आम चुनाव तक देश में हुए बदलावों के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 की जब हम बात करते हैं कि साल को अत्यंत महत्वपूर्ण जो है माना गया है। जब हम बात करते हैं 1952 की, 1952 के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था और 1967 के चुनावों में इस प्रवृत्ति में गहरा बदलाव आया। चौथे आम चुनावों के आने तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे। 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहांत हुआ और नए प्रधानमंत्री को पद संभाले हुए अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था। साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था। तो हम जब बात करते हैं कि किस तरीके से इसी समय देश में गंभीर आर्थिक संकट जैसे कि मॉनसून की असफलता, सूखा खेती की पैदावार में गिरावट, विदेशी मुद्रा की कमी और सैन्य खर्चों में काफी बढ़ोतरी भारत को झेलनी पड़ी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में रुपये का जो अवमूल्यन करना माना गया कि रुपए का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के वक्त में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत जो कि 5 रुपए थी, अब वह बढ़कर 7 रुपए हो गई। तो महंगाई एक तरीके से देखा गया बहुत ज्यादा
बढ़ गई और आर्थिक स्थिति की जो विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दैन्य आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इसी ऐसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, ना कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों की नाराजगी काफी बढ़ गई और जन विरोध ने ज्यादा उग्र रूप समय धारण कर लिया। ये देखिए, पूरी तरीके से भारत में जो एक नई चुनौतियों का संकट आया, तो गवर्नमेंट के लिए और साथ ही साथ लोगों के लिए एक काफी संघर्ष का समय रहा। वहीं पे जो समाजवादी और समाजवाद पार्टी ने समानता के लिए संघर्ष छोड़ा और एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक नई आजादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे थे देश में, वो नहीं हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी सशस्त्र कृषक विद्रोह छोड़ दिया और किसानों को संगठित किया गया। हिंदू मुस्लिम दंगे जिस तरीके से भारत में हुए, वह एक बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए बन चुके। वहीं पे गैर कांग्रेसवाद की अगर हम बात करें तो देश में बिगड़ते माहौल को देखकर विपक्षी सक्रिय हो गए। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठपटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का अवसर हाथ लग गया। राम मनोहर लोहिया ने इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीबों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आ जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। वहीं पे जो चौथा आम चुनाव हुआ जो 1967 में हुआ, फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हुए, इस चुनाव में कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा और इसी चुनाव को कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत मिली, लेकिन सीटें तथा मत कम मिले। इतने कम वोट कांग्रेस को जो कि कभी नहीं मिले थे। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के अगर बारे में हम बात करें तो काफी सारे जो नेता रहे कांग्रेस के, वो चुनाव हार गए और तमिलनाडु में जैसे के कामराज, वहीं महाराष्ट्र से एस के पाटिल, बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से के बी सहाय। तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 7 जमा 2 राज्यों से हार गई और 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 2 राज्यों में दल बदल का जो कारण रहा, वो मुख्य कारण यहाँ। तो एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक बदलाव की यह नाटक स्थिति अपने राज्यों में और ज्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिली, तो अन्य राज्यों में जो दल बदल के कारण ये पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी, वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे, ये पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बना पाई। मद्रास प्रांत में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कझगम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही और डीएमके जो कि हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे और डीएमके ने इसके साथ विरोध का नेतृत्व प्रदान किया। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिली और अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन की सरकार बनी। तो उस समय आमतौर पर कहा जाने लगा कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो तो वो ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। तो एक ऐसा समय भारत में आया जो कि जैसे कि माना जाता है एक वन पार्टी डोमिनेंस भारत में रही। तो अब जो दौर शुरू हुआ, वहां देखा गया जो कांग्रेस की बहुमत थी अब वो नहीं रही। वहीं गठबंधन की अगर हम बात करें तो 1967 में चुनावों से गठबंधन की बड़ी घटना सामने आई। चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेस सरकारों को काफी समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार एक तरीके से कहा जाने लगा और अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधाराओं के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां यानी एसएसपी और
पीएसपी शामिल थी। इसके साथ इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। पंजाब में जो बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा जाने लगा और इसी उस वक्त के दो परस्पर अकाल दल, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। इनके साथ सरकार में दोनों समाजवादी दल सीपीआई और सीपीआई एम, एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थे। वहीं दल बल की बात करें तो 1967 के चुनाव में दल बल की घटना सामने आई और जब कोई नेता किसी के दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बल कहते हैं। वही कांग्रेस में विभाजन की बात करें तो 67 के आम चुनाव में कांग्रेस केंद्र में तो सरकार बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन राज्यों से सत्ता खो बैठी। वहीं इंदिरा बनाम सिंडिकेट की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी को असली चुनौती हकीकत से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली। उन्हें सिंडिकेट से निपटना था। सिंडिकेट जो है कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था जिसे सिंडिकेट कहते थे। तो सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन सिंडिकेट को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर पूरी तरीके से अमल करेंगी। इंदिरा गांधी को सरकार और पार्टी के अंदर अपने खुद का मुकाम बनाना था और अपने सलाहकारों और विश्व की समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। इस तरीके से इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना किया। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी और कांग्रेस ने 67 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसे भी उन्हें हासिल करना था। तो इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधार्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्हें सरकार की नीयतों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए और 67 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आयकर सीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने का प्रभाव भी शामिल था। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति नहीं दी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह रह गए। तो आज हमने चर्चा करी कि किस तरीके से भारत की आजादी के बाद नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी का सफर रहा। भारत जो कि माना जा रहा था कि कांग्रेस डोमिनेटेड कंट्री, अब देखा गया कि किस तरीके से कांग्रेस के डोमिनेंस कम होने लगी जब रीजनल पार्टीज को लोग ज्यादा पसंद करने लगे। उसी के साथ साथ हमने बात करी कुछ और चुनौतियों की जो भारत के सामने उस समय खड़ी आ उठी। इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद।